तो अगर मैं तुम लोग के सामने रख दूं 3 चीजें, शुगर, डायमंड और ग्रेफाइट, तो क्या तुम मुझे इन तीनों में कोई सिमिलरिटीज है कि नहीं बता सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में कोई भी सिमिलरिटीज तुम्हें नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, तो शायद तुम गलत हो। ये तीनों ही बने हुए हैं कार्बन से। झटका लगाना। अब आगे सुनो, सिर्फ यही नहीं, हमारे आसपास जो भी चीजें है कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा या कम कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। हमारे प्यारे अर्थ के क्रस्ट पे 0.02% कार्बन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर पे 0.03% कार्बन पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ भी 18.5% कार्बन पाया जाता है। हाँ, झटका लग रहा होगा। तुम सोच रहे होगे कि सारा ये कार्बन हर जगह कैसे पहुंच जाता है। तो यार कार्बन ना हमारे क्लास का वो कूल बंदा है जो यार चुटकियों में बंदियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और हम देखते रह जाते हैं। कार्बन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप पे आ जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कार्बन के पास एक खास चीज, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि कंपाउंड क्या है, तब चीजों को हम डिटेल समझ पाएंगे। देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं ना, तब बनता है कंपाउंड। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, दोनों मिलेंगे तो बनेगा एक कंपाउंड H2O, यानी कि पानी, वाटर। अब इसी तरीके से जो कंपाउंड कार्बन से बना हुआ होता है उसे कहते हैं कार्बन कंपाउंड। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन कंपाउंड है जिसे सांस लेते ही तुम्हारे फेफड़ों का जान निकल जाता है। अब ये बनता कैसे? 2 एलिमेंट से, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलाप से। बिल्कुल ऐसे मीथेन जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, बनता कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाप से। भाई साहब देख लो, यहाँ पे एलिमेंट के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है, तब जाके बन रहा है कोई कंपाउंड। देख लो भाई, सबका चल रहा है, तुम्हारा कब चलेगा? सिंगल ही मरोगे क्या मेरी तरह? पर्सनल चला गया मैं, सॉरी। अब इसी बीच अगर तुमने ध्यान दिया, मैंने कहा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके बनता है कंपाउंड। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपाउंड बनता कैसा है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कार्बन के बारे में। अब देखो, कार्बन के अंदर पे पाया जाता है 3 चीजें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 666 का कॉम्बिनेशन पे। अब कार्बन के स्ट्रक्चर में ये जो बीच में बैठा हुआ चीज है, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निब्बा निब्बी की तरह फुल चिपक के रोमांस कर रहा है, और हमारा भाई इलेक्ट्रॉन बीइंग ए सख्त लौंडा बाहर आवारों की तरह घूम रहा है भाई साहब। और जो भी रिएक्शन होता है ना कार्बन का किसी भी एलिमेंट के साथ, वो होता है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का बैठने का भी एक तरीका है, एक नियम है, कानून है। इन जनरली क्या होता है, पहले सर्कल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे सर्कल पे होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये नियम है, क्यों है ये मुझे मत पूछना, ये हायर क्लासेस पे तुम समझ जाओगे। अभी के लिए इतना समझो कि ऐसे ही बैठा जाता है। बट हमारे कार्बन के केस पे देखो, पहले सर्कल पे ठीक है 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट जो दूसरा सर्कल है ना वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। बट मैंने बताया तुम्हें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी कि कार्बन कंप्लीट नहीं है। अब कार्बन कंप्लीट होने के लिए या तो किसी को दे सकता है, यानी कि डोनेट कर दे, या फिर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और अपना जो सर्कल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। बट हमारा कार्बन बीइंग ए सख्त लौंडा कहता है वह झुकेगा। तो कार्बन का सिंपल सा फंडा है, ना वो किसी से लेगा ना वो किसी को देगा, हाँ बट वो शेयर करेगा। इस चीज को कहते हैं, जो शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। 2 तरीके का बॉन्डिंग से कंपाउंड बनता है, एक है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एटम्स ट्रांसफर होता है, या तो दे दिया जाएगा या तो ले लिया जाएगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड में सीधा सीधा शेयर होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया तो मैं हमारा कार्बन है सख्त लौंडा, तो देना लेना नहीं करता, शेयर करता है। अब अगर कोई बुद्धिमान सीबीएसई के चच्चा तुम्हें पूछ दे कि भाई साहब कार्बन ना कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों करता है, तुम समझ गए कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट होता कैसे और करता क्यों है? देखो, अगर कार्बन नॉर्मली किसी भी अदर एलिमेंट की तरह किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर पे 6 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो संभाल नहीं पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को। मुश्किल है यार, समझो यार बात। इसी तरीके से उल्टा केस लेते हैं, अगर कार्बन दे देता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? दे ही नहीं पाएगा भाई। कार्बन का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है ना, न्यूक्लियस के अंदर पे 6 का कॉम्बिनेशन पे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तुम समझो ना यार, तुम अपने दोस्तों को आसानी से जिंदगी से जाने दोगे, नहीं दोगे ना, तो यहाँ भी ऐसा ही है। दोस्ती यारी थोड़ा कार्बन में ज्यादा है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है कार्बन के पास? कार्बन इस प्रॉब्लम को डील करता है, ओवरकम करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो खाली जगह है वो हमें किसी दूसरे का ले लेगा और कंप्लीट करेगा। अब मैंने तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, जो कि एक सुपर पावर है कार्बन के पास, जिसकी वजह से कार्बन बाकी एलिमेंट से अलग है। कार्बन के अंदर में जो खास रोमांटिक चीज है जिसकी वजह से वो किसी के भी साथ आसानी से आ जाता है रिलेशन में, या तुम जो भी खेल लो, वो है उसका कोवेलेंट बॉन्ड, सुपर पावर भाई साहब। अब प्रॉपर्टी क्या है कोवेलेंट बॉन्ड का, या फिर क्वेश्चन घुमा के वैसे दे सकता है कि कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। दोनों सिमिलर चीजें ही है। पहला प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड का कह लो, या फिर तुम कह लो जो बनता है कार्बन कंपाउंड, उसके अंदर पे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत रहता है। साथ ही साथ उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रिएक्शन होता है ना कार्बन कंपाउंड के बीच, तो वहां में कोई आयंस फॉर्म ही नहीं होता है,
और आखिरी चीज, कार्बन के अंदर पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। लाइक आयोनिक बॉन्ड के अंदर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ में आयंस प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद, बट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पे किसी भी तरीके का आयंस प्रोड्यूस नहीं होता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना खास नहीं रहता है। और यार वीडियो को लाइक करो जल्दी, इतना मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एनिमेट कर रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, तुम्हारे एक लाइक से वीडियो में इंप्रेशन बढ़ेगा, और मैं जो काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, इसमें मुझे मोटिवेट मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, देखो अल्टीमेटली बात ये है, जब चैनल पे व्यूज़ बढ़ता है तो यार बंदे के ऊपर अलग सा मोटिवेशन बढ़ता है, और ये मोटिवेशन दोगे तुम मुझे लाइक करके, कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके। खैर यार, यहाँ तो मैं बैठ गया अपने वीडियो को प्रमोट करने में, छोड़ते हैं। अब कोई भी एलिमेंट जब आपस में बॉन्डिंग करता है और एक कंपाउंड बनाता है ना, तो वो बॉन्डिंग 3 तरीके से कर सकता है। पहला है सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है आपस में और सिंगल बॉन्ड होता है, रिप्रेजेंट करा जाता है एक सिंगल लाइन से। और एग्जांपल तुम हाइड्रोजन का ले सकते हो। अब 2 हाइड्रोजन अगर आपस में बॉन्डिंग करते हैं ना, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा। फिर है डबल बॉन्ड, जहाँ में क्या होता है, एटम 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं और ये रिप्रेजेंट करा जाता है डबल लाइन से। अब जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इनर सर्कल पे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सर्कल पे 6 इलेक्ट्रॉन, बट कंप्लीट होने के लिए इसे चाहिए 8, यानी कि 2 कम पड़ रहा है। अब ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में अगर 2 ऑक्सीजन शेयर कर ले तो यहाँ पे बॉन्डिंग करा जा सकता है। अब इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे क्या होता है, 2 एटम्स अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है 3 लाइन से। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर में 2 है और बाहर में 5, बट बाहर में होनी चाहिए 8, यानी कि 3 कम है। अब ये करेगा शेयर अपने किसी भाई से, यानी कि 2 नाइट्रोजन अगर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब जैसे ही अलग अलग एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ना, इसी तरीके से एग्जैक्टली हमारा कार्बन भी ये चीज कर सकता है। हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। सबसे आसान और सिंपलेस्ट है सिंगल बॉन्ड, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मीथेन। कहा जाता है कि मीथेन सबसे आसानी से बनने वाला कंपाउंड है कार्बन के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करा जाता है CH4 से। अब यहाँ पे 4 कार्बन के एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम सबके साथ मिलकर बना रहा है मीथेन। अब यहाँ पे तुम लोग के लिए एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड करता है तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करे तो होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बट अभी के लिए पहले हम जानते हैं कि कार्बन क्यों इतना खास है, क्या खासियत है, क्या यूनिकनेस है, इतना वर्सेटाइल क्यों है कार्बन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बट हमें जवाब आना चाहिए, वो भी 3 पॉइंट्स में देंगे हम। पहला खास चीज जो कार्बन के पास है वो है कैटिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के पास एक एबिलिटी है कि वो एक लंबा लंबा चेन बना सकता है बॉन्डिंग करके आपस में ही। तुम आसान शब्दों में ऐसा समझो कि कार्बन के ना अपनों में बहुत यारी दोस्ती है, वो अपनों में रहता है, लंबा लंबा चेन बनाते हैं, दोस्ती यारी करते हैं। अब कैटिनेशन के अंदर पे कार्बन लंबा चेन भी बना सकता है, लंबा ब्रांच भी बना सकता है, लंबा रिंग भी बना सकता है। अब तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन के अलावा सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लंबा लंबा चेन बना सकता है कार्बन की तरह, बट इतना लंबा नहीं जितना कार्बन बना सकता है। मुश्किल से 7 या 8 एटम्स का एक चेन बना सकता है सिलिकॉन, इसके बाद वो अनस्टेबल हो जाता है लंबा चेन बनाने के लिए। अब दूसरा खासियत है कार्बन का टेट्रावैलेंसी। अब यहाँ कार्बन के पास 4 जगह खाली होता है, जहाँ कार्बन या तो किसी से ले सकता है या दे सकता है, बट हमारा कार्बन बीइंग जिद्दी लौंडा कहता है कि ना मैं दूंगा ना लूंगा, मैं तो भाई शेयर करूंगा। अब ये कार्बन का खासियत है, यानी कि अपने ही भाई जो होते हैं कार्बन एटम, उनके साथ वो 4 जगह पे बॉन्डिंग कर सकता है, या फिर दूसरे किसी मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ भी वो बॉन्डिंग कर सकता है। अब मोनोवेलेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसका आउटर मोस्ट शेल पे बस एक ही इलेक्ट्रॉन खाली होता है, एक जगह खाली है तो वहां पे कार्बन अपना लेना देना कर लेता है। तीसरा खासियत है आइसोमरिज्म। ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ कंपाउंड जो बन रहा है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग अलग होता है। अब ये चीज कार्बन के अंदर में बहुत ही आसानी से देख सकते हो तुम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अपने देसी भाषा में समझाता हूँ। यार मैं भी बंगाली हूँ, मेरा दोस्त भी बंगाली है, बट वो साला काला है, मैं साला गोरा हूँ। समझ रहे हो बात? हाँ, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, रंग डिफरेंट है। आइसोमरिज्म के अंदर भी यही होता है, जहाँ कार्बन सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी अलग अलग दिखता है। अब इसके बाद बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये भी तुम एक कह सकते हो कार्बन का खासियत है। कार्बन ना फिजिकली भी अलग अलग फॉर्म्स में दिखता है और उसी चीज को कहते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज डायमंड के फॉर्म में भी दिखेगा और सॉफ्टेस्ट चीज ग्रेफाइट के फॉर्म में भी दिखेगा। आखिरी है बकमिंस्टर फेलोरिन। ये भी एक चीज है, आगे समझाऊंगा क्या है, 1 by 1। पहले बात करते हैं डायमंड का। अब डायमंड के अंदर ना जितने भी कार्बन एटम है, सारे के सारों ने 4 अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करा हुआ है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से, जिस वजह से कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट का, तो वहां पे जो हर एक कार्बन एटम है ना, उसने बॉन्डिंग करा हुआ है 3 अदर कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है।
अब 3 होने की वजह से यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिस वजह से ये इतना स्ट्रांग नहीं जितना डायमंड है। बट हाँ, इसमें खासियत ये है कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसके बाद है बकमिनिस्टर फेलर। देखने में एक फुटबॉल के साइज का होता है, बिल्कुल मेरे दोस्त के तोंद की तरह। भाई यार 20-25 की उम्र पे उसने क्या फिगर बनाया यार, आई एम इम्प्रेस। हमने तो उसका नाम भी रख दिया है पान वाला भैया। अब जैसे मेरे दोस्त का नाम मैंने रखा है, उस तरीके से इसका भी एक नाम है C60। C60 इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे इन टोटल 60 कार्बन एटम है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे 20 ऐसे रिंग्स बन रहे हैं जहाँ पे 666 का कॉम्बिनेशन पे है, यानी कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है 20। उसी तरीके से 12 बन रहा है एक ऐसा रिंग जहाँ पे 5-5-5 का कॉम्बिनेशन पे है, यानी ये बन रहा है एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर। कितना स्ट्रक्चर है? 12 स्ट्रक्चर है। इसे डिजाइन करा था एक आर्किटेक्ट जिसका नाम था बकमिनिस्टर फिलर। अब देखो, पूरी केमिस्ट्री को ना 2 हिस्से में बांटा हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बता रहा हूँ, मेरा हालत 12 पे बहुत ही खराब हो गया था इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से, और उम्मीद है तुम लोग का भी ऐसा ही हो। मतलब मैं क्यों झेलूं अकेले, तुम भी झेलोगे अगर तुमने साइंस लिया है तो। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पे हम सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड के बारे में पढ़ता है जो कार्बन से बना हुआ है, और इनऑर्गेनिक पे हम वो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन से नहीं बना हुआ है। अब हमारे सिलेबस के अंदर पे हमें ध्यान देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ही छोटा सा चीज है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में जानना है। अब बहुत सिंपली हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से यानी कि बॉन्डिंग से बना हुआ है। अब हाइड्रोकार्बन भी ना 3 तरीके का होता है। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है। हाइड्रोकार्बन 3 तरीके का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, जहाँ में जो भी कंपाउंड बनता है वो कार्बन के सिंगल बॉन्ड से बनता है, और इसका एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं एल्केन। और दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि या तो बनता है डबल बॉन्ड से या तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड से। अगर बनता है डबल बॉन्ड से तो उसका नाम होगा एल्कीन, और अगर बनता है ट्रिपल बॉन्ड से तो होगा एल्काइन। तुम्हारे सामने जो ये 3 चीजें है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का अपना अपना एक सीरीज बनेगा जिसे हम कहेंगे आगे जाके होमोलोगस सीरीज, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक जनरल फॉर्मूला का, और तीनों का अलग अलग होगा क्योंकि तीनों का ही सीरीज अलग अलग से बनेगा, तो फॉर्मूला भी अलग अलग चाहिए। तो पहले फॉर्मूला का बात करते हैं, फिर बनाते हैं हम सीरीज और डेफिनेशन। जो एल्केन का फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+2। जो एल्कीन का फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n, और जो एल्काइन का फॉर्मूला होगा जनरल वाला वो होगा CnH2n-2। बनाते हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का होमोलोगस सीरीज अपने अपने जनरल फॉर्मूला के साथ। अब यहाँ पे हमें जरूरत है बस नंबर ऑफ कार्बन एटम का। अगर मेरे पास 1 कार्बन एटम होता है तो उसका नाम स्टार्ट होगा मिथ से, और अगर होता है 2 कार्बन एटम तो होगा इथ, और अगर 3 होता है तो होगा प्रोप, अगर 4 होता है तो होगा ब्यूट, और 5 होता है तो होगा पेंट। अब ये लंबा सीरीज है, बहुत आगे तक जाता है, बट 5 भी अगर समझ गए तो बहुत है। अब यहाँ में जो ये एल्केन है, इसका जो जनरल फॉर्मूला जहाँ पे NN जहाँ पे भी है, वहाँ पे अगर तुम एक कार्बन एटम रख दो ना तो बनेगा मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। आगे से मिथ आया, यहाँ से N आया, बन गया मीथेन। बट 1 कार्बन एटम पे एल्कीन और एल्काइन का कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है। अब मान लो तुम्हारे पास 2 कार्बन एटम है, अब N के जगह पे वो 2 का वैल्यू को डाल दो, तुम्हारे पास आ जाएगा इथेन, जिसे तुम कहोगे C2H6। यहाँ पे N ही लग गया क्योंकि ये एल्केन का सीरीज है, और क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो इथ लग गया। बात करते हैं एल्कीन सीरीज का। अगर 2 कार्बन एटम है यानी कि तुम्हारे पास 2 है, N के जगह में 2 का वैल्यू डाल दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा इथीन। अब वही 2 का वैल्यू अगर तुम एल्काइन का जनरल फॉर्मूला में डाल दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा इथाइन। बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन एटम है यानी कि बनेगा इससे प्रोप। एल्केन का ग्रुप में बनेगा प्रोपेन, एल्कीन का ग्रुप में बनेगा प्रोपिन, और एल्काइन का ग्रुप में बनेगा प्रोपाइन। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि तुम्हारे हाथ पे जितने कार्बन है उसका वैल्यू को जनरल फॉर्मूला के अंदर पे पुट कर दो, जो N का वैल्यू होगा वहां पे, और तुम्हारा नामकरण आसानी से हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम्हारे पास 4 कार्बन एटम है तो स्टार्टिंग में लगेगा ब्यूट। अगर एल्केन सीरीज बनाना चाहते हो तो N की जगह पे 4 वैल्यूज पुट कर दो कार्बन एटम का, बनेगा ब्यूटेन। एल्कीन में बनेगा ब्यूटीन और एल्काइन में बनेगा ब्यूटाइन। अगर 5 है तो क्या होगा, पेंट होगा। 5 का वैल्यू जो होगा वो N की जगह पे रख दो और तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा पेंटेन। एल्कीन सीरीज पे आएगा पेंटीन और एल्काइन सीरीज पे आएगा पेंटाइन। अब यहाँ पे तुम होमोलोगस सीरीज को ऐसा डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसा सीरीज जहाँ में सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। बस एक डिफरेंस है, सारे के सारे सीरीज के अंदर पे ऊपर से नीचे आते वक्त CH2 का डिफरेंस होता है। चाहे एल्केन वाले सीरीज पे हो, चाहे एल्कीन वाले सीरीज पे हो, चाहे एल्काइन वाले सीरीज पे हो, ऊपर से नीचे आते वक्त CH2 का डिफरेंस होता है और इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब याद करो, मैंने आगे तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था आइसोमर स्ट्रक्चर्स के बारे में।
आइसोमर क्या होता है? ऐसा चीज जिसका सिमिलर केमिकल फॉर्मूला होगा बट वो स्ट्रक्चरली बहुत अलग होगा। अब उसी का एक एग्जांपल देखते हैं अभी। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला तो जैसे मैंने बताया सिमिलर ही होता है C4H10, पर मैं इसका स्ट्रक्चर को दो अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बट ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने अभी तक नहीं लगाया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे अभी तक हाइड्रोजन नहीं लगा है उसे कहता है कार्बन स्केलेटन। तुम्हें पता है कि ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी ये हाइड्रोजन और कार्बन मिलके ही कंप्लीट होगा ये, बट ये कंप्लीट नहीं है अभी। जो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है उससे कहते हैं हम कार्बन स्केलेटन। याद रखना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब इसके अंदर पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे कुछ इस तरीके से तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और देखा तुमने दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना, एक में बना चेन टाइप का और दूसरे में बना ब्रांच टाइप का। तो इसी को कहते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल ही अलग है। एक बना चेन, एक बना ब्रांच। अब आइसोमर स्ट्रक्चर बस चेन या ब्रांच ही नहीं फॉर्म करता है, ये एक कदम आगे जाके रिंग भी फॉर्म करता है। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, एक कार्बन कंपाउंड जो कि रिंग के शेप पे दिखता है। केमिकल फॉर्मूला है इसका C6H12। बिना हाइड्रोजन के इसका स्केलेटन कुछ इस तरीके से दिखता है और हाइड्रोजन डालने के बाद इसका कंप्लीट रिंग जो है इस तरीके से दिखता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। देखो एग्जाम के खातिर ना हम एक अनसैचुरेटेड का एग्जांपल भी जान लेंगे, क्या पता CBC वाला चर्चा में क्या पूछ दे, है ना। बेंजीन एक ऐसा कार्बन कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड रिंग को बनाता है। अब मैंने कह तो दिया तुम्हें कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि रिंग के शेप पे दिखता है, पर तुम कैसे पता करोगे? आसान है, बॉन्ड को देखो, यहाँ में 3 जगह पे डबल बॉन्ड है जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि रिंग के शेप पे दिख रहा है। इसके बाद आता है टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही सिंपली एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन कंपाउंड को ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है और उसके प्रॉपर्टीज को वो खुद से डिसाइड करता है। अब मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे सिंपली जो कार्बन कोई चीज बना सकता है वो है मीथेन। अब इसी सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है मीथेन, उसके अंदर में मैं अगर OH डाल दूं ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाएगा क्योंकि इस OH के अंदर पे अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज है। तो अब ये बन जाएगा मिथनॉल। और तुम्हें पता है दारू के नशे कितने खतरनाक होते हैं, कितना रिएक्टिव होते हैं। तो देखा तुमने, फंक्शनल ग्रुप यही करता है, कार्बन कंपाउंड को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, उसके प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत बदलाव करता है। अब ये जो OH है ना, मैंने बताया इसके अंदर में अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज था और ये एक फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप और भी हम ढेर सारे देखेंगे, बट एक चीज इससे पहले, अब ये जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कुछ और डाल दिया ना, इसको कहते हैं हेट्रोएटम। जब हम हाइड्रोजन को हटा के कोई और चीज डालते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को वहां डाल देते हैं ना, तो उसे कहते हैं हम हेट्रोएटम। जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे डाल दिया हमने एक अल्कोहलिक प्रॉपर्टी वाला एटम लाइक OH। तो अब इसके बाद ये है तुम्हारे सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहला है हैलोजन, जिसके अंदर पे 2 याद रखना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, शॉर्ट में Cl और Br। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल के अंदर OH, याद रख लेना। तीसरा है एल्डिहाइड, जिसे तुम सिंपली CHO कह सकते हो। इसके बाद है कीटोन जो कि CO से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और आखिरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये रिप्रेजेंट करता है COOH। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका इस्तेमाल होता है नोमेनक्लेचर में, यानी कि कार्बन कंपाउंड को नामकरण करने पे। अब कहा जाता है कि इस चैप्टर के अंदर का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई टॉपिक है ना, वो है नोमेनक्लेचर। बट मैं कहता हूँ यार इससे आसान टॉपिक है ही नहीं अब तुम्हारे लिए, देखते जाओ। अब जैसे हम पैदा हुए और हमारा नामकरण करा हमारे पंडित जी ने, उसी तरीके से कार्बन कंपाउंड जब पैदा होते हैं ना तो उनका नामकरण करता है एक पंडित जी। अब इस पंडित जी का नाम है IUPAC। फुल फॉर्म मुझे तुम बताओगे क्योंकि भाई साहब कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए तो है, मेरे लिए नहीं है। अगर बता रहे हो यार तो जिंदगी में फूलोगे फलोगे यार, अगर नहीं बता रहे तो सिंगल मरोगे, सोच लो। तो हमारे पंडित जी ने ना 3 चीजें बताया, जैसे देखो मेरा नाम, तुम्हारा नाम, शर्मा जी के बेटे का नाम। फर्स्ट नेम होता है रोहित और लास्ट नेम होता है शर्मा, राइट। बट हमारे पंडित जी ने कहा कि हम थोड़ा कुछ अलग करेंगे। हम जो है कार्बन कंपाउंड का नाम 3 हिस्सों में बांट देंगे। पहला होगा फर्स्ट नेम, दूसरा होगा मिडिल नेम और तीसरा होगा लास्ट नेम। और फर्स्ट नेम को हमने कह दिया प्रीफिक्स, मिडिल नेम को हमने कह दिया रूट वर्ड और लास्ट नेम को हमने कह दिया सफिक्स। तीनों को जानना है और हमारा नोमेनक्लेचर खत्म भाई साहब। शुरुआत करते रूट वर्ड से। अब ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अगर 1 होता है तो मिथ, 2 होता है तो ईथ, 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट और 5 होता है तो होगा पेंट। ये चीज हमने पहले भी पढ़ा था। अब उसके बाद प्रीफिक्स। वैसे तो मैंने बताया प्रीफिक्स यानी कि नाम का आगे लगने वाला शब्द। तो ये तुम्हारे सामने कुछ प्रीफिक्स जो कि लगेगा नाम के आगे, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल और इथाइल। अब ये सारे प्रीफिक्स को हम इस्तेमाल करेंगे नाम के आगे। बट एक सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रीफिक्स को कब इस्तेमाल करना है? अब उसके लिए हमें जानना है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तुम ऐसे समझो कि सब्स्टिट्यूएंट और कुछ नहीं, प्रीफिक्स का शॉर्ट फॉर्म है।
क्योंकि हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक केमिकल फॉर्मूला। उस फॉर्मूला के अंदर पे शॉर्ट फॉर्म्स दिया होगा। अब एग्जांपल के लिए अगर Br दिया होगा केमिकल फॉर्मूला के अंदर पे, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इस्तेमाल करना है ब्रोमो। अब बात करते हैं आखिरी चीज का, जो कि है सल्फेक्स, जिसे कहते हैं, जो नेमिंग करेंगे उसका लास्ट नेम। अब यहाँ पे दो चीज होता है, प्राइमरी सल्फेक्स और सेकेंडरी सल्फेक्स। अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है और वहाँ नेचर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से उसका नामकरण करा जा रहा है तो वो आएगा प्राइमरी सल्फेक्स के अंदर पे, लाइक ANE, ENE, YNE, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। अब मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हो चीज को नामकरण करने पे और थोड़ा मुश्किलात लाना है हमें, तो हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी सल्फेक्स का, जहाँ में हम फंक्शनल ग्रुप्स का इस्तेमाल करके नामकरण करेंगे। अब मैंने बताया तुम्हें फंक्शनल ग्रुप के अंदर पे अल्कोहल आता है जिसका OH होता है, जिसका सल्फेक्स हम इस्तेमाल करेंगे OL। दूसरा है एल्डिहाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा CHO और उसका सल्फेक्स होगा Al। इसी तरह कीटोन, जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा CO, कुछ इस तरीके से, और इसका जो है सल्फेक्स होगा ONE। और आखिरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप है ये और जिसका सल्फेक्स होगा OIC एसिड। अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से हमारे पंडित जी ने कार्बन कंपाउंड को नामकरण करने का 3 चीज रखा। फर्स्ट नेम के नाम पे प्रीफिक्स, मिडिल नेम के नाम पे रूट वर्ड और आखिरी नेम के नाम पे सल्फेक्स, जिससे कि तुम नामकरण कर सकते हो। बट इसके लिए एक नियम है, कानून है, और तुम्हें वो नियम एंड कानून फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम वो नामकरण कर सकते हो और तुम्हारा नामकरण वैलिड रहेगा। वरना तो कोई ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है और नामकरण करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, रूल्स होता है। अब इस रूल्स को हम समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसका नाम क्या है नहीं है, बट हम रूल्स का मदद से इसका नामकरण करेंगे। अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर पे ढूंढना एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इन सिंपल, सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है उसका एक लंबा चेन ढूंढना है। स्ट्रक्चर के अंदर पे अगर तुम सीधा जा रहे हो ना, 1 2 3 4 आ रहा है, 4 कार्बन है, बट अगर तुम ऐसे L शेप में जा रहे हो ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5, तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बन रहा है। पहला चीज तुम्हें मिल गया। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि अब तुम 1 2 3 लोकेट करो यहाँ पे। अब 1 कौन सा होगा, कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम? तो बहुत सिंपल है, देखो कि उसके पास में सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। जहाँ है वही से स्टार्ट होगा। अब हमारे ये केस पे दोनों ही चीजें हैं। CH3 जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल, और आखिर में जो OH है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। बट हमने पढ़ा था नाम के आगे प्रीफिक्स, जिसको पता करने के लिए हमें देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम नंबरिंग ना इस सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे करेंगे। अब देखो तुम्हारे पास ये है लिस्ट सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स का। यहाँ पे CH3 क्या है, मिथाइल को कहते हैं। तो हमें पहला चीज मिल चुका है, नाम मिथाइल है। अब नंबरिंग करते हैं ऊपर से, यानी कि 1 यहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 कर दिया नंबरिंग। मिडिल नेम क्या था याद करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। टोटल यहाँ पे इस चेन पे कितने एटम्स है, 5। तो 5 में क्या होता है, पेंट होता है। मिडिल नेम भी मिल गया भाई साहब। अब रूल नंबर 3 ये कहता है कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जो भी होगा उसके हिसाब से हम आखिरी जो नेमिंग है वो कर देंगे और खत्म हो जाएगा। बट रुक जाओ, रूल नंबर 4 को भी सुन लो एक बार। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर में फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी सल्फेक्स का इस्तेमाल करेंगे। याद करो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी 2 सल्फेक्स पढ़ाया था तुम्हें, जो कि लास्ट नेम पे इस्तेमाल करा जाता है। अब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पे ना फंक्शनल ग्रुप भी है, अगर नहीं होता है तो प्राइमरी सल्फेक्स से काम हो जाता है लास्ट नेमिंग। बट अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर के अंदर पे सेकेंडरी सल्फेक्स भी है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें। जिसके लिए रूल नंबर 5 पे आते हैं कि इन केस, जैसे कि हमारा यहाँ पे केस जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सल्फेक्स दोनों ही है, तो ऐसे केसेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी सल्फेक्स को हम जोड़ देंगे। बस प्राइमरी सल्फेक्स में से ई को हटा देंगे और सेकेंडरी सल्फेक्स को आखिर में जोड़ देंगे। जैसे कि देखो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सल्फेक्स का ए नहीं लगना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। बट मैंने बताया कि यहाँ पे सेकेंडरी सल्फेक्स के नाम का भी कुछ है, क्या है, OH है। अब OH सेकेंडरी सल्फेक्स के अंदर पे क्या आ रहा है, OL, अल्कोहल ग्रुप का जो पार्ट था वो है। तो अब नाम कैसे बनेगा पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ के कुछ एक नाम बनेगा, जहाँ पे ई को हटा देंगे हम। तो ई हटने के बाद ये आएगा ANOL, एनॉल बन जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर 2 चीजें होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, बस ई को हटा देंगे और हमें मिल जाएगा नामकरण। अब हमने कंप्लीट तो कर लिया यहाँ पे, बट अभी तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। याद है हमने रूल नंबर 2 पे पढ़ा था कि नंबर को लोकेट करना है, तो यहाँ नेमिंग में भी उस नंबर को देना है। हमने जो मिथाइल पढ़ा था वो इस लॉन्गेस्ट चेन में कहाँ पे था, तो 3 कार्बन के पास में था ये, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। और पेंट कहाँ पे था, नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था ना, तो नंबर 1, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होगा 3 मिथाइल 1 पेंटानॉल। तो इसी तरीके से ढेरों कुछ एग्जांपल्स तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना होगा और समझना होगा। तुम्हारे सामने ये रूल्स है, समझो और प्रैक्टिस करो। अभी यहीं पे खत्म होता है हमारा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे। अब बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड को जानना।
पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड का कंबशन, यानी कि जलना। जब हम कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें देता है 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। एग्जाम्पल मीथेन, जिसे तुम एयर की प्रेजेंस पे जलाते हो ना अगर, तो तुम्हें मिलेगा 4 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो उससे तुम्हें मिलेगा एक ब्लू कलर का फ्लेम, और वहीं पे अगर तुम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो तुम्हें मिलेगा येलो कलर का फ्लेम। अब ये येलो कलर का फ्लेम रिप्रेजेंट करेगा कि ये अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो रहा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, जहां हम कार्बन कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल फेंकते हैं और ऑक्सीजन को खींच लेते हैं या डाल देते हैं। अब ये चीजें तब हो पाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास है मिथेनॉल। अब अगर यहाँ में से तुम्हें अगर हाइड्रोजन को निकालना है और ऑक्सीजन डालना है तो तुम्हें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तुम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और तुमने रिएक्ट करवाया, तुम्हें मिला इथेनोइक एसिड। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटके ऑक्सीजन ऐड हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है जब तुम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। इन सिंपल वर्ड, एडिशन रिएक्शन के अंदर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूट के फॉर्म करता है सिंगल बॉन्ड जब वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इथीन है हमारे पास, हमने उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, हमने मदद लिया इसके लिए कैटलिस्ट निकल का, और हमें मिलता है क्या, सिंगल बॉन्ड वाला इथेन। अब इसी केमिकल प्रॉपर्टी का एक रियल लाइफ एग्जांपल जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि वेजिटेबल ऑयल है, उसे अगर रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट है, तो हमें मिलता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि है वनस्पति घी। फिर फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ आ रहा है, हट जाना। किसका हट जाना, हाइड्रोकार्बन के अंदर से हाइड्रोजन हट जाना और उसको रिप्लेस करना कोई अदर एटम, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है मीथेन, हमारे पास है क्लोरीन। सनलाइट के प्रेजेंस पे हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, जिस वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा क्लोरीन ने, और हमें मिलता है क्लोरोमीथेन और एक गैस जो कि HCl। अब बात करते हैं इथेनॉल का, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और प्रॉपर्टीज का बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, और इथेनॉल को जाना जाता है अल्कोहल यानी कि दारू के नाम से। जितनी भी दारू है वहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा या कम इथेनॉल पाया जाता ही है। बिना इथेनॉल के तो दारू नहीं बनेगा, और बिना दारू के हमें चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो फिर नया साल आने वाला है, मजा क्या आएगा, है ना। तो इथेनॉल के अंदर अब समझ गए हो दारू है, तो इथेनॉल जो है आसानी से वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकता है, और उसके बाद तुम्हें बस चखना चाहिए और कार्यक्रम रेडी हो जाएगा। खैर, कार्यक्रम के अलावा इसमें तुम कप सिरप बनाने में भी इस्तेमाल करते हो इथेनॉल को। बड़ा दुख का बात है, बट मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। बाइक चलाते चलाते कप सिरप, सर्दी लगा हुआ था, कप सिरप पिया मैंने, फिर बाइक चला के जा रहा था और गंदा चक्कर आ रहा था मुझे। फिर मैंने बाइक को रोक के आधे घंटा चिल मारा, फिर जाके घर पहुंचा। तो यार हाँ, अगर तुम भी सर्दी के बीच कप सिरप पी रहे हो तो बाइक मत चलाना भाई साहब, ये तो ठुकवा जाओगे तुम, सही में बता रहा हूँ। खैर, नंबर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल का 3 प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी है जहां में ऑक्सीडेशन करा जाता है इथेनॉल का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। हमने ये एग्जांपल पहले भी देखा है, जहां पे हाइड्रोजन को अलग करा गया और ऑक्सीजन को डाला गया, जिसके बाद इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना। दूसरा प्रॉपर्टी है जब तुम रिएक्ट करवाते हो इथेनॉल को सोडियम के साथ। जब तुम रिएक्ट करवाते हो सोडियम को इथेनॉल के साथ तो तुम्हें मिलता है सोडियम इथोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है इस रिएक्शन के बाद। अब तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि देखो यार, तुम इथेनॉल की किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाओ और बनाओ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि देखो इथेनॉल तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसे अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो तुम इथेनॉल को 443 केल्विन के हीट पे पकाओ और साथ में इस्तेमाल करो वहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तब वो इथेनॉल को सुखाकर बना देगा इथीन। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो एक्ट कर रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वो पूरे पानी को इथेनॉल के अंदर से एब्जॉर्ब कर ले रहा है और अलग कर दे रहा है, और तुम्हें मिल जाता है फिर इथीन, जो कि एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और वाटर जो कि HO2 है। हमें वाटर को अलग कर दिया इस रिएक्शन के बाद। अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड भी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, CH3COOH। अगर तुम 5 to 8% इथेनोइक एसिड को पानी में मिक्स करते हो ना, तो बनता है वेनेगर। और तुम्हें पता है वेनेगर को तुम अचार बनाने में या कुछ चीज को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल करते हो। इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। इस वजह से ठंडी में ये जम जाता है
और इसी वजह से इसको कभी कभी ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक वीक एसिड है। अब थोड़ा बहुत हमने इथेनोइक एसिड क्या उसकी प्रॉपर्टीज क्या वो जाना। अब बात करते हैं ये रिएक्ट कैसे करता है चीजों के साथ। अब पहला रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, जहाँ पे इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ। जहाँ हम एसिड को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा एक बहुत ही मीठा मीठा खुशबू देने वाला चीज जिसे कहते हैं ईस्टर। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया, यहाँ में इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है, दोनों को रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट जो कि एसिड है, और तुम्हें मिलता है ईस्टर जो कि बहुत ही स्वीट स्मेल करता है। दूसरा रिएक्शन सफोनिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ईस्टर हमने थोड़े पहले बनाया था उसे रिएक्ट करवाएंगे हम या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ, तो हमें मिलेगा अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी रिएक्शन को कहते हैं सफोनिफिकेशन। लाइक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ईस्टर, हमने उसे रिएक्ट करवाया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, हमें मिलता है इथेनॉल, और साथ ही साथ हमें मिलता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सफोनिफिकेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम साबुन को बनाने में। तीसरा रिएक्शन, जहां में तुम इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो हम जब इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे हम बेस के लिए ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब उसे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम इथेनॉइड और साथ साथ में मिलता है पानी। ये सोडियम इथेनॉइड है साल्ट और HO2 है पानी, क्योंकि हमें कैसे मिला, जब हमने इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाया बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब आखिरी रिएक्शन, जब तुम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हो कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है। अब देखो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को तुम कभी कभी बाइकार्बोनेट भी कहते हो, तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे तुम्हें बाइकार्बोनेट मिल रहा है। तो इथेनोइक एसिड को हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो तीन चीज मिलता है हमें, साल्ट, CO2 और वाटर। अब इस रिएक्शन के अंदर पे जो साल्ट बनाना उसे कॉमनली कहते हैं सोडियम एसिटेट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इथेनोइक एसिड है हमारे पास और ये उसका इक्वेशन, जिसे हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा एक साल्ट जिसे हम कहेंगे सोडियम एसिटेट वाटर यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होगा CO2। अब यहाँ पे दो इक्वेशन देखे तुम कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों का इक्वेशन को एक साथ लिखा हुआ है, बट दोनों अलग अलग है। अब आगे हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट में। पहले समझते हैं सोप के बारे में। सोप यानी कि तुम हिंदी में कह लो साबुन, क्या है, एक सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लिए पहले हम समझते हैं सोप कैसे बनता है एंड देन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले बात करते हैं कि साबुन कैसे बनता है। अब देखो, साबुन बनता है एक नेचुरल चीज से, लाइक एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल। उसको हम क्या करते हैं, हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर। तब मिलता है हमें दो चीजें, एक तो साबुन यानी कि सोप जिसे हम कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर तुम कह लो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा एज ए बाई प्रोडक्ट आता है ग्लाइसोरल। अब ये एक तरह का अल्कोहल है। अगर तुमने ध्यान दिया हो, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था जब हमने सफोनिफिकेशन में ईस्टर से हमने अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है। बिल्कुल वही रिएक्शन को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। यहाँ पे फैट या ऑयल एक ईस्टर है जिसे हमने रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे हमें मिला सोप और अल्कोहल। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर सोप मॉलिक्यूल का, क्योंकि हमने डेफिनेशन पे पढ़ा है कि सोप और कुछ नहीं है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट है जो कि लंबा चेन बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका मतलब क्या है वो स्ट्रक्चर देख के हम समझ पाएंगे। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं सोडियम स्टेरेट, जिसका फॉर्मूला ये है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे इन टोटल 17 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन के 35। पहले पे 3 आएगा, फिर 2-2-2-2 करके एक लंबा चेन बनेगा एंड आखिर में आके COO का एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि ये जो सोप मॉलिक्यूल है ये दो हिस्सों पे बट गया। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसे आसानी से समझने के लिए हम एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जहाँ पे ये जो पोर्शन है ये है कार्बन चेन, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से एक कार्बन चेन बना है, और ये जो हिस्सा है इसे हमने नाम दिया है आयोनिक एंड, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस है। किसका? सोप मॉलिक्यूल्स का। अब देखो, ये जो कार्बन चेन है ना, ये पानी से डरता है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। और ये जो आयोनिक पार्ट है ना, जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, ये है हाइड्रोफिलिक एंड, और इसे पानी से प्यार है। बाकी बताओ तो मेरे बारे में, तो मुझे पानी से बिल्कुल प्यार नहीं है, स्पेशली विंटर के मौसम में। यार कौन नहाता है विंटर पे? मैं तो हफ्तों भर नहीं नहाता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि मेरे पास है डिओड्रेंट। या कितना बेशर्म हूँ मैं भी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है कार्बन चेन का, ये पानी से डरता है, तो ये पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकता है।
बट ये मिक्स हो सकता है ऑयल के साथ। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे जाके तुम्हें समझ आएगा, अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो लंबा वाला चेन वाला जो चीज है ना, ये पानी से डरता है बट इसे ऑयल पसंद है, जबकि ये जो आयोनिक पार्ट है इसे पानी पसंद है, तो ये पानी में आसानी से घुल मिल भी जाता है, सॉल्युबल है। अब इस लंबे वाले पार्ट को कहते हैं कार्बोक्सिलिक पार्ट, और इस पार्ट को कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। स्ट्रक्चर समझ लिया, अब देखते हैं कैसे सोप क्लीन करता है चीजों को। अब देखो, कपड़ों के अंदर जो गंदगी होता है ना, यानी कि डर्ट, वो ऑयली इन नेचर होता है, और ऑयल तुम्हें पता है कि पानी के अंदर पे आसानी से डिसॉल्व होता नहीं है, आसानी से क्या डिसॉल्व होता ही नहीं है। अब यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल कैसे काम करता है और कपड़े से उस ऑयल को कैसे निकालता है, यही जानना है हमें। याद है हमने वो स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर में जो आयोनिक एंड था जिसे पानी पसंद है, वो पानी की ओर खींचा चला जाता है, और जो दूसरा कार्बन चेन था लंबा वाला जिसे पानी पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, वो ऑयल की तरफ खींचा चला जाता है। अब ये जो खींचा चला जाना एक दूसरे की और इससे क्या बनता है, एक अलग स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मिसल्स। यानी कि तुम ये स्ट्रक्चर देख रहे हो जहाँ पे मान लो ये सेंटर पे ऑयल है, गंदगी है। अब यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल कैसे काम कर रहा है, आयोनिक एंड भाग रहा है इस ऑयल से, और जो लंबा वाला हिस्सा है वो इसके पास आ रहा है और बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। अब इससे पानी के अंदर पे एक इंपल्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कुछ ऐसा जो कि इस ऑयल को लात मार के निकाल सकता है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, मिसल्स फॉर्मेशन होने की वजह से जो ऑयल है वो कपड़े से निकल पाता है और कपड़ा क्लीन हो पाता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि सोप ना सॉफ्ट वाटर पे अच्छी तरीके से झाग निकालता है, मिसल्स का फॉर्मेशन होता है और गंदगी को साफ कर देता है, बट ये चीज हार्ड वाटर पे वो नहीं कर पाता। इसका दो कारण है। हार्ड वाटर के अंदर पे पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, जो कि सोप को क्लीन करने से रोकता है, झाग बनाने से रोकता है। इसका सोल्यूशन है क्या, डिटर्जेंट। पहले बात करते हैं कि डिटर्जेंट है क्या। तो डिटर्जेंट भी एक सोडियम साल्ट होता है जो कि लंबा चेन बनाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, या फिर सोडियम साल्ट एक लंबा चेन हो सकता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, जो कि बेसिकली एक तरीके का सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट होता है, जिसे केमिकली इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो गंदगी को निकाले हार्ड वाटर के अंदर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें डिफरेंस पूछा जा सकता है सोप और डिटर्जेंट के बीच। तो सोप नेचुरली बना हुआ ऑयल या फैट से चीज होता है, जबकि डिटर्जेंट एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है जो कि मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। दूसरा डिफरेंस, सोप क्या होता है सॉफ्ट वाटर में ही काम आता है, वहीं पे डिटर्जेंट हार्ड वाटर पे काम आता है। और तीसरा चीज तुम लिख सकते हो कि सोप एक बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, बट वहीं पे डिटर्जेंट एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो जमीन के अंदर पे जाके आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। भाई साहब, वो जमीन को दूषित तक कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया एक सिंथेटिक कंपाउंड है, केमिकली बना हुआ। तो खैर, इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया है। अगर तुम लोगों को तुम्हारे भाई का मेहनत पसंद आया ना, तो यार प्लीज सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को। तुम्हारे भाई को तुम्हारा सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। जाते जाते मैं कहूंगा कि ये जो लाल वाला बटन है ना, ये सब फेंक के मारो अपने दोस्तों के मुंह पे। जो शेयर वाला बटन है ना, ये फेंक के मारो अपने दोस्तों के मुंह पे और कहो कि साले जब तू भी पास हो जाए एग्जाम में। मैं तो हो ही जा रहा हूँ, मतलब एग्जाम की एक रात पहले। और तुम क्या ही कह सकते हो अपने दोस्त को। हाँ, खैर इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।